हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का 8th चैप्टर। और हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज़ में 8 क्लास के 8th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है। तो इसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक सेल का क्या कार्य होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, हम लोग इसका अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो सेल को देखते हैं, सेल क्या है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार यह हमारे शरीर के वृद्धि में या अन्य कार्यों में हेल्प करता है। तो इस अध्याय में आप अंगों की संरचना मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो हमारे बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी मूलभूत इकाई के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि इस बात से यह स्पष्ट है कि क्या है, कोशिका अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। यह कोशिका क्या है, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, यानी कि कोशिका को हम लोग सेल को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जो सेल हैं, इनकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, ईंट से कर सकते हैं, यानी कि ब्रिक्स से कर सकते हैं। अब जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से ईंट से भवन का निर्माण होता है, छोटे छोटे जो ईंट होते हैं उनसे एक बड़ा भवन तैयार होता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है इस छोटी कोशिका से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब कोशिका की खोज कब हुई थी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने की थी, कब की थी, इसको हम जान लेते हैं। अब रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। इन्होंने कॉर्क का अध्ययन करता है, कॉर्क के स्लाइस का ये अध्ययन करते हैं सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। अब कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। वो क्या देखते हैं कि जो, यानी कि पेड़ का जो छाल है, एक तरह से कह सकते हैं उसको, उसमें इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे उसमें क्या है, कोष्ठ युक्त है, कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित है, एक एक नहीं है वो, उसमें बहुत सारा और उनको एक संरचना दिखने को मिलता है। अब ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। इनको ये जो बॉक्स दिखाई देते हैं वो किसके भांति दिखाई देते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको दिखाई दिए। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हुए हैं। ये क्या देखते हैं कि ये जो बॉक्स हैं ये क्या होते हैं, एक विभाजन पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। जो हुक हैं उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कोष्ठ को नाम दिया कोशिका का। अब हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। ये क्या थी, डेड सेल थी। जो ये बक्से नुमा ये देखते हैं संरचना, वो क्या है कि हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिका थी। अब सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा जा सका। यह क्या हुआ कि सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। मतलब जब संवर्धित सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, उसके बाद ही जो सजीव हैं यानी कि जीवित कोशिकाएं हैं उनको देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। जब ये इनका मतलब देहांत हो जाता है, ये इनका प्रेक्षण के बाद, यानी कि जब ये प्रेक्षण करते हैं इनके देहांत के बाद भी, प्रेक्षण के इनके 150 वर्ष बाद और इनका जो देहावसान हो जाता है उसके बाद भी इसकी जानकारी बहुत कम ही रहती है। आज हमें कोशिका की जानकारी है, ठीक है, बहुत अधिक जानकारी है। हम कोशिका के संरचना और उनके प्रकार्य को विभिन्न तरीके से समझ चुके हैं। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले समवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका। मतलब यह जब तक से पूरा इसका सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो माइक्रोस्कोप है वो उसका
उसके जो पावर हैं, यानी कि हाई पावर के जो सूक्ष्मदर्शी हैं, संवर्धित सूक्ष्मदर्शी हैं, इनका जब विकास हुआ तब जा कर के ही ये सारी संरचनाएं हमें समझ में आ सकी। अब कोशिका क्या है, यानी कि सेल क्या है? तो भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। ये क्या है? उनके मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं, जो यानी कि ब्रिक है वो, और बेसिक स्ट्रक्चर ये लोग यूनिट हैं। ठीक है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। इनके बनाने में बिना इनके किसी भी शरीर का और बिना ईंट के भवन के निर्माण का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोशिका के बिना सजीव के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, और ईंट के बिना एक संपूर्ण और परिपूर्ण भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। यानी कि जो कोशिका है उसको समझना एक जटिल कार्य है, उसकी जो संरचना होती है वह जटिल होती है ईंट की अपेक्षा, एक ईंट से। तो अब हम देखते हैं कि ईंट की दीवार है एक, ठीक है, आप ईंट की दीवार देख रहे हैं और एक प्याज की झिल्ली देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक आपके पास है ब्रिक वॉल और एक है आपके पास ओनियन पिल। अब आप इनमें से जो इनकी संरचनात्मक इकाई है इनको समझने में आपको दिक्कत होगी ब्रिक की अपेक्षा, जो प्याज की झिल्ली है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि इनका आकार कुछ बड़ा होता है, कुछ का बड़ा होता है, कुछ ये जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। ठीक है, मुर्गी का अंडा क्या है? एक एकल कोशिका है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मतलब यह ऐसा कोशिका है, यह मुर्गी का अंडा आकार में बड़ा होने के कारण हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है? सेल ही है। हम अपने नग्न आंखों से इसको देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सजीवों में कोशिका की संख्या, ठीक है, यानी कि सजीवों में कोशिका की संख्या क्या होती है, आकृति कैसी है, एवं साइज में भिन्नता होती है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कौन किस तरह से बना है, किसकी संरचना कैसी है। अब पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हमारी धरती लाखों जीवों से भरी पड़ी है, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। ये सारे जो जीव हैं वह आकृति और साइज में भी भिन्न होते हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। इनमें से जो कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ जीवों के जो कोशिकाएं हैं उनको हम अध्ययन करके देखते हैं। अब कोशिकाओं की संख्या क्या है? ठीक है, यानी कि जब अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, तो देखते हैं कि क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। आपसे यह कहा जा रहा है कि एक लंबे वृक्ष और एक जो भारी भरकम और विशाल हाथी जैसे जंतु हैं उनके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, क्या आप उनका अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों में हो सकती है। यह आपको बताए जाते हैं कि ये संख्याएं जो हैं वो अरबों में हो सकती हैं। अब मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है उसमें कई खरब, यानी कि कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत भारी मात्रा में। ठीक है, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। इनका साइज क्या होता है? आकार अलग अलग होता है, भिन्न होता है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जो कोशिकाओं का समूह है, उनका यूनिट है, वो विभिन्न प्रकार के कार्य को करता है। ठीक है, यानी कि अनेक कार्य करता है। अब हम क्या देखते हैं कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खरब का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, 1 अरब में 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि खरबों में मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कई खरब, 1 खरब भी ऐसा भी नहीं है कि डिफिनिट 1 खरब। ठीक है, कई खरब कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अब वह जीव जिसका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक, यानी कि मल्टी सेलुलर कहलाता है। वह जीव जिसका शरीर, ठीक है, 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक, यानी कि मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मल्टी मीन्स अनेक और सेलुलर मीन्स कोशिका।
आप इसकी व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं मल्टी सेलुलर का, कि मल्टी मीन्स अनेक और सेलुलर मीन्स कोशिका। अब छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का आरंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। यानी कि जो मनुष्य है, मान लेते हैं इसमें बहुत कोशिकाएं हैं, तो उसके भी जीवन का प्रारंभ जो होता है वह किससे होता है, एक कोशिका से ही होता है। ठीक है, एक कोशिका से होता है, यानी कि यूनिसेलुलर यह भी है। उसका जो निर्माण होता है, निषेचन जब होता है अंडे से, तो वह एक कोशिका ही होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जो निषेचन अंडा के द्वारा होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि इसका गुणन होता है। ठीक है, निषेचित अंडा जो है उसका गुणन होता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसकी संख्या क्या है, बढ़ती जाती है, और यह क्या बन जाता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि आप नीचे चित्र हैं उनको देखेंगे, फिर हम ध्यान से इसको समझ पाएंगे। अब दोनों जीव एकल कोशिका के बने होते हैं। ये क्या हम देखते हैं कि ये नीचे ए और बी, ध्यान से देखिए, नीचे आपको एक को इसको देखना है, 8.3 का ए और बी, ये अमीबा और पैरामीशियम का चित्र है। ठीक है, यह अमीबा है और यह क्या है, पैरामीशियम। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या है कि दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक कोशिका से बने हैं ये। अब एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स एक और सेलुलर मीन्स कोशिका। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि यूनि मीन्स एक होता है, यूनिसेलुलर दो टर्म से बना है, यूनि और सेलुलर, जिसमें यूनि का अर्थ है एक और सेलुलर का अर्थ है कोशिका। इस प्रकार से यूनिसेलुलर बना है, एक कोशिक। अब हम क्या देखते हैं कि ये लोग एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। ये भी सारा अपना कार्य करता है जो बहुकोशिक जीव करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है, और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। यह भी सारा कार्य करता है, श्वसन भी करता है और भोजन भी करता है, भोजन अंतर्ग्रहण करता है, उसको पचाता भी है, और श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, अपनी वृद्धि भी करता है एवं अपना प्रजनन भी करता है। ठीक है, ये सारा कार्य करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होते हैं। जो यह इसकी एक कोशिकाएं कर लेती हैं, वही सारा कार्य जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, उनके द्वारा ये सभी कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है, अब कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ये हम क्या देखते हैं कि कोशिका से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है, यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। और ये सारे जो टिश्यूज हैं वह निर्माण करते हैं अंग का, यानी कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज का। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिका की आकृति, ठीक है, यानी कि शेप ऑफ सेल्स, यानी कि ये कैसे होते हैं, कैसे इनका आकार बदलता है और या नहीं बदलता है, इनके बारे में हम देखते हैं। अब अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार प्रभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। अमीबा की आकृति को आप क्या कह सकते हैं कि यह अनियमित है, यह कभी ऐसे इस तरीके से बन सकती है। अब हम क्या देखते हैं कि वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पदाव कहा जाता है, यानी कि इन्हें हम पदाव कहते हैं और अंग्रेजी में इनको सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि ये प्रवर्ध क्या है, उभरे हुए दिखाई देते हैं आपको। अब ये प्रवर्ध इनको भोजन ग्रहण करने में, ठीक है, गति देने में हेल्पफुल होते हैं। ये और क्या करते हैं कि ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। जब ये भोजन करते हैं या गति में होते हैं तो ये क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं।
अब हम क्या देखते हैं कि अमीबा की बदली हुई आकृति पदार्थ बनने के कारण होती है। जो इसकी आकृति बदलती है वह पदार्थ बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। इसको गति देता है यह पदार्थ और भोजन ग्रहण करने में हेल्प करता है। अब मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में एक कोशिकीय ये संरचना का उदाहरण है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि यह संरचना इस तरीके से अपनी आकृति बदल सकती है। ठीक है, एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। यह भी अपनी आकृति को व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, बदल सकती है। व्हाइट ब्लड सेल एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। हम क्या देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में एकमात्र कोशिका का रूप निभाता है, कोशिका का कार्य निभाता है, लेकिन यह जो अमीबा है उसका क्या होता है, यह एक पूरा स्वतंत्र रूप से पूर्ण विकसित जीव होता है। ठीक है, अब मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ठीक है, मानव की अन्य प्रकार की, ये जो आप नीचे देखेंगे यानी कि 8.4 ABC में, इसमें मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी और तंत्रिका कोशिका ये दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृतियां क्या होती हैं, ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। इनकी जो ये विभिन्न आकृतियां हैं इनके विभिन्न कार्य से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, ए आप यानी कि जो देख रहे हैं यह क्या है, गोलाकार रक्त कोशिका है। और जो बी देख रहे हैं वो तर्कुरूपी कोशिका है, ये तर्कुरूपी पेशी कोशिका है। और सी जो देख रहे हैं वो शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। ये जो सी आप देख रहे हैं ये इसमें ब्रांचेज हैं और यह क्या है, शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। अब हम क्या देखते हैं कि कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय और चपटी गोल अथवा लंबी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इनका आकार तर्कुरूपी होता है। ये बी में आप देख सकते हैं। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे कि तंत्रिका कोशिका, ये इसका उदाहरण है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं, यानी कि यह जो तंत्रिका कोशिका है यह संदेश को संप्रेषण के लिए यूज में आती हैं। हम क्या देखते हैं कि जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। ये मतलब एक कोऑर्डिनेशन का भी हमारे बॉडी में इनका काम है। ठीक है, ये उसको समन्वित करती हैं। और क्या देखते हैं कि कोशिका के विभिन्न संगठक जो हैं एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। जो उसके संगठक होते हैं सारे एक झिल्ली के द्वारा बंधे रहते हैं। अब यह झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यह जो झिल्ली है इसी से इनका जो शेप होता है एक निश्चित बन पाता है। अब पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है। पादप कोशिका जो है यानी कि प्लांट का जो सेल होता है उसमें अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जीवाणुओं के कोशिका होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका का साइज, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ सेल क्या है, इसको हम देखते हैं कि इनका साइज कैसे अलग अलग होता है या एक जैसा होता है। इनको हम देखते हैं कि साइज ऑफ सेल्स क्या है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाख में भाग यानी कि माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। यानी कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेल है वह कितना छोटा होता है। ठीक है, सजीव में यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कोशिका का साइज क्या होता है, 1 मीटर, जो 1 मीटर होता है उसके 10 लाख में भाग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं। उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर यह लंबा भी हो सकता है, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं। ये जो अधिकतर कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, अति सूक्ष्मदर्शीय हैं, मतलब बहुत इसको हाई पावर के जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे इनको देखा जा सकता है। एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। कुछ जो कोशिकाएं हैं उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे बड़ी कोशिका का साइज, जो सबसे बड़ी कोशिका का साइज है वह है
0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका है। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि जो सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की यहाँ बात हो रही है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, इसका साइज क्या होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका है। अब सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज होता है 170 माइक्रोन से 130 माइक्रोन। ठीक है, तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का आप समझ गए। सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज क्या होता है, 170 माइक्रोमीटर से लेकर के 130 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मुर्गी का अंडा, ठीक है, मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। ये आपको एक क्रियाकलाप है जिसको दिखाया गया है। एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग में घिरे हुए, पीले भाग को घेरे हुए है। एक जो सफेद पदार्थ होता है वह केंद्र में जो अवस्थित होता है पीला भाग, उसको क्या करता है, घेरे हुए रहता है। सफेद भाग एल्ब्यूमिन है। ठीक है, जो सफेद भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। अब पीला भाग योक है, पीला भाग जो होता है उसको हम योक कहते हैं। सफेद भाग को क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं, और सफेद भाग को हम, पीले भाग को हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं, यानी कि आपको इसे देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। जो सफेद इसमें पार्ट दिखता है आपको, उसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। उबलने के बाद क्या होता है, ये सारे जम जाते हैं। और जो पीला भाग होता है उसको योक बोलते हैं। ये सभी क्या हैं, एकल कोशिका के भाग हैं। ठीक है, यानी कि यूनिनर सेल हैं। अब हम देखते हैं कि किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हों। ये कोशिका की, यानी कि जब जितने बड़े जीव जंतु हैं, यह जरूरी नहीं है कि उनका कोशिका भी उतना ही बड़ा होगा। ऐसा यह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक हाथी का जो कोशिका है वो चूहे की कोशिका से बहुत बड़ी हो, ऐसा नहीं है। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। ठीक है, वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, इसकी संरचना क्या है, कोशिका संरचना एवं जो इनका प्रकार्य होता है उसको हम देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनका बनावट कैसा है और इनका फंक्शन क्या है, ये कार्य क्या करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है। ठीक है, हमको यह पता है कि जो हर एक तंत्र होता है उन सभी तंत्रों में क्या होता है कि उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण, इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग की विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि इसी प्रकार क्या करते हैं कि विशिष्ट या विशेष सभी पादप अंग भी, प्लांट जो पार्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिज के अवशोषण में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए जो जड़ हैं, जल एवं खनिज के अवशोषण में सहायता करती हैं। ये सब हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत पहले। और इसी प्रकार से पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है। जो अंग है, प्रत्येक अंग क्या होता है, छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। यानी कि जो आप टिश्यू होते हैं उनको यह आप बोल सकते हैं कि वह एक ही समान की कोशिकाओं से, एक ही जैसे कोशिकाओं से बने होते हैं, उनका समूह होते हैं और ये विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। पहली को यह मतलब पहली और बूझो, बार बार यह आता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव की संरचना इकाई कोशिका है, संरचनात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है मेन, वह बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वह कोशिका है। बेसिक जो इसका इकाई है, संरचनात्मक इकाई, यह क्या है, वह सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट
इसका सेल होता है। अब कोशिका के भाग क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ द सेल क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेल क्या है? कोशिका झिल्ली है सबसे पहले, ठीक है, यानी कि आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली को। अब कोशिका के मूल घटक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ठीक है, कोशिका झिल्ली हैं और क्या हैं, कोशिका द्रव हैं, और उसके बाद हैं आपके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है, और क्या है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मा है। ये सभी इसके मेन घटक हैं, इसी से ये बने होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य एवं क्या करते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। अब कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका क्या करता है, इसको घेरे हुए माध्यम से अलग करता है। घेरे हुए एक माध्यम से क्या करता है, इसको अलग करता है। एक दूसरे से मतलब इसको क्या करता है, अलग करता है और इसको बांध करके रखता है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा ये क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन का नियमन करती हैं। मतलब ये उसको जो भी इसके तत्व होते हैं उनके आवागमन को सुचारू ढंग से चलाते हैं, उनको नियमित करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्रियाकलाप क्या है, इसको पहले हम देखते हैं कि किसी कोशिका के मूल संघटकों का प्रेक्षण करने के लिए प्याज ली, ये तो मतलब आपको एक प्रेक्षण करने के लिए बताया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका की जो प्याज की कोशिका है उसको हम देखते हैं कि प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। इसकी जो सीमा होती है यानी कि पूरा इसका ऐसे इस तरीके से सीमा यानी कि कहाँ से कहाँ तक है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होती है, यानी कि घिरी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली आप याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होते हैं जिसे कोशिका भित्ति हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको सेल वाल बोलते हैं। अब कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य जो केंद्रक होता है और उसके कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है, एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मा हम उसको कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको यहाँ समझ सकते हैं, ये केंद्रक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यह केंद्रक है और यह कोशिका द्रव्य है जो इनको क्या करता है, गति प्रदान करता है, ठीक है, कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य है। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है, ठीक है। अब पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सेल वॉल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीन क्या होता है। ये कोशिका द्रव्य को इनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जीन को देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की गाल यानी कि कपोल कोशिकाएं, ये आप इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं और पता करते हैं इसमें किस तरीके से इनका बनावट है। अब हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन चीक सेल, ठीक है, केंद्रक झिल्ली है ये, ठीक है। अब यहाँ आप केंद्रक झिल्ली को देख सकते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, इसमें सारा कुछ आप समझ सकते हैं। अब कोशिका द्रव्य है, ये जो बीच बीच में आप इसको देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, कोशिका द्रव्य हैं, ठीक है, यानी कि ये है साइटोप्लाज्मा। अब हम देखते हैं केंद्रक को, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब हम क्या देखते हैं कि कोशिका झिल्ली जिससे ये क्या होते हैं, घिरे रहते हैं सारे, ये कोशिका झिल्ली होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होते हैं। आप यानी कि सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, इन सभी को ये जो केंद्र होता है ना, केंद्रक झिल्ली क्या करता है, केंद्र को यानी कि न्यूक्लियस को एक अंदर से जो ये घेरे रहता है इसी को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में होते हैं, ये जैसे है ये बीच में, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, और जो केंद्रक को घेरे रहता है वह केंद्रक झिल्ली है, और जो पूरी कोशिका को घेरे रहता है, आकृति देता है, यह होता है कोशिका झिल्ली। और जो बीच में आप देख रहे हैं इधर, यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सब जो बीच में होता है वह होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मा। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, क्या है। आप इस तरीके से उसका फिगर देख के तो समझ गए होंगे, लेकिन इसको हम परिभाषित कर लेते हैं देख के कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। अब यह एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है और कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग, ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जो कोशिकांग होते हैं वह कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। जो केंद्रक होता है वह सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक होता है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। इसको आप आसानी से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकावरण कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हम क्या देखते हैं कि उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस अथवा केंद्रक कहते हैं। वो न्यूक्लियर होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं अथवा गुणसूत्र ये कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो केंद्रक होता है, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर होता है, उसमें क्या होता है? यह एक आपको इसके अतिरिक्त धागे के समान संरचना भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं। ये क्या है? जीन इन्हीं को धारण करते हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये क्या करते हैं? हेरिडिटी को ट्रांसफर करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का क्या होता है कि यह इनका जब कोशिका विभाजन होता है उसी समय ये दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कि और क्या कुछ हम। अब जीन, वही जो जीन हम लोग पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होता है, उस प्रकार से यह हेरिडिटी को ढोता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह ट्रांसफर कर सकता है। अब जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण जिनसे आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। या यदि आपकी माताजी के बाल घुंघराले बाल हैं, ठीक है, माताजी के क्या हैं? घुंघराले बाल हैं, तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? आपके लक्षण कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के कारण ये परिणाम स्वरूप इनके लक्षण भिन्न हो सकते हैं। जब ये दोनों, मतलब माँ और बाप दोनों का जो हेरिडिटी गुण होता है वह संयुक्त होने के बाद क्या होता है? कुछ अलग परफॉर्म भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हूबहू वही सारे लक्षण हो, लेकिन लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। यह सजीव कोशिका के समग्र संघटकों को जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका का क्या कहलाता है? जीवित पदार्थ कहलाता है, यानी कि जीवित भाग कहलाता है। अब जीवाणु कोशिका का केंद्रक, यहाँ हम देखते हैं कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। जो जीवाणु कोशिका होता है इसका केंद्रक क्या होता है? जो यानी कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके समान, जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। अब क्या देखते हैं कि इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। हम यह देखते हैं कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वह क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। इनमें क्या होता है कि वैसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ
केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वह क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अब क्या देखते हैं कि इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इसमें प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब क्या देखते हैं कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल इनके उदाहरण हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब हम क्या देखते हैं कि प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं, ठीक है, प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है कि सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इसमें जिनमें मतलब केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक कहलाते हैं। और इस प्रकार से ऐसी कोशिकाओं वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियोन का मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्याज की झिल्ली, ठीक है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली, ठीक है, खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इसे रिक्तिका कहते हैं, यानी कि वोक्यूल बोलते हैं। जो खाली जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं, वोक्यूल कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। अब जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। जो जंतु हैं उनमें ये रिक्तिकाएं बहुत छोटे होते हैं, छोटी होती हैं। अब ट्राडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। ये जो ट्राडेस्केंसिया के जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या होते हैं कि अनेक छोटे रंगीन संरचनाएं होती हैं जिनको आप देखे होंगे। अब क्या है कि ये पत्ती, ठीक है, ये पत्ती की कोशिकाओं के क्या होते हैं कि कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। ये पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है, मतलब फैली रहती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं, इनका रंग अलग अलग होता है। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इनको, इसी हरे रंग को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये हरे रंग क्लोरोफिल कहलाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इनके जो प्लास्टिड होते हैं हरे रंग के, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो हरे रंग के होते हैं और हरित लवक, इन्हीं को हम बोलते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ये क्या होता है कि आपको याद होगा, पीछे हमने पढ़ा है पीछे के क्लास में, कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। अब पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना, ठीक है, कंपेरिजन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है, ये देख लेते हैं। यदि आप पिछले क्रियाकलाप यानी कि इनको किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, यानी कि ये जो क्रियाकलाप करने के लिए कहा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ध्यान देना। आप इनसे, इस चित्र के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि ए जो है वह क्या है? पादप कोशिका है, ठीक है। ए क्या है? पादप कोशिका है, यानी कि ये जो है वह प्लांट सेल है, ठीक है। और यह क्या है? बी जंतु कोशिका है। इसको आप ध्यान देंगे। अब हम क्या देखते हैं इसमें, आपको दिखाई देगा कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसमें है, दोनों में है। रिक्तिका यानी कि कोशिका झिल्ली को आप देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब रिक्तिका भी आप देख सकते हैं, रिक्तिका ये है, ठीक है। आप ये, यही क्या है? रिक्तिका कहलाती हैं। और ये आप प्लांट में क्या देखते हैं कि छितरी हुई हो जाती हैं। इन्हीं से क्या बनते हैं? ये रंगों के लिए बन जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इनको रिक्तिका यानी कि वोक्यूल बोलते हैं और केंद्रक हैं, ठीक है। ये केंद्रक है, जो केंद्र आप देख रहे हैं यही केंद्रक है, ठीक है। इसमें भी केंद्रक है, आप देख सकते हैं। प्लांट सेल और
जो एनिमल सेल होते हैं उन दोनों का क्या किया गया है, तुलना किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। आप इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसको देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मा है दोनों में होता है। अब इस तरीके से हरित लवक, यानी ये जो आप ये प्लास्टिड देख रहे हैं ये इनके साइड में होता है। अब कोशिका झिल्ली आप इसको देख सकते हैं, यहाँ जो कोशिका झिल्ली इस तरीके से है, यह कोशिका झिल्ली है इसमें प्लांट वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा विवरण है कि किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। केंद्रक है दोनों में है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है दोनों में है, रिक्तिका है दोनों में है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में है, इस प्रकार से। और कोशिका भित्ति है जो कि प्लांट में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, यानी कि ये जो कोशिका भाग होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, किसमें क्या उपस्थित रहता है। कोशिका झिल्ली यानी कि पादप में उपस्थित और ये जंतु में भी उपस्थित, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वह क्या होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। जो आप यह देख रहे हैं ये भित्ति वह नहीं होता है, जंतु में कोशिका झिल्ली ही होता है। कोशिका भित्ति ये जो डबल दिख रहा है आपको वो नहीं होता है। इसमें आप क्या देख रहा है, कोशिका झिल्ली ये इधर से भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसमें केवल कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति नहीं है, यानी कि ये जो बाहरी आवरण है यह नहीं है, ठीक है, ये एक ही है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ब्लैक है और इसमें क्या है, दो ब्लैक है, ठीक है। एक क्या है, इसमें कोशिका भित्ति है और एक कोशिका झिल्ली है। जो अंदर की तरफ से है वह कोशिका झिल्ली है, जो बाहर की तरफ से है वह कोशिका भित्ति है, यानी कि सेल वाल है, ठीक है। तो यही इसमें अनुपस्थित होता है, यही एक मामूली अंतर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ हमने पढ़ा है, उसके सारांश को देख लेते हैं। अब अधिकतर जीवों में छोटी संरचना दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। जो अधिकतर जीवों में छोटी संरचना दिखाई देती है उनको हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अब सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम सजीव रचना को कोशिका कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी संरचना को। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है, ठीक है, उनमें अलग अलग होती है जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए मुर्गी का अंडा। अब कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब एक कोशिक जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती हैं, ठीक है, जो बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती हैं। यानी कि एक कोशिका में एक कोशिक जो जीव होते हैं उनमें वह सिंगल सेल ही क्या करता है, यूनिनर सेल ही क्या करता है, वह सभी कार्य कर देता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कोशिका में तीन मुख्य भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। अब क्या है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को कौन अलग करता है, केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन यह मनुष्य में नहीं होती, यानी कि जो एनिमल सेल है उसमें नहीं होता है। अब हम क्या देखते हैं कि रंगीन संरचना जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में होती है। हरे प्लास्टिड इसमें जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। अब पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, बड़ी रिक्तिका नहीं होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। उसके पहले हम क्या देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, हम देखते हैं कि हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिका मृत होती है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 केजी मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत सा भाग क्या होता है, क्षयित हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आप एक नई चीज जानते हैं। क्या जानते हैं कि हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, जो बाह्य स्तर में पाई जाती हैं। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 केजी मृत त्वचा होती है।
2 kg क्या होता है, मृत त्वचा होती है। अब प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत सा भाग क्षयित हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत ही एकाग्रता से देखा और समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।